नमस्कार। हमारी जो संविधान की सीरीज है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहला चैप्टर हमने कवर कर लिया है जिसका नाम है भारत के संविधान की प्रस्तावना। उसको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था और अगला हमारा जो चैप्टर है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, कोई भी चीज होती है उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, तो उसी प्रकार से संविधान की भी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, तो अब संविधान के पहले या भारत की आजादी के पहले यहाँ पर किसका शासन था? यहाँ पर था अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आजकल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, एप्पल की कंपनी हो गई है ना, और आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं इनकी तुलना उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बिल्कुल की जा सकती, क्योंकि वो भी अपने समय में बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत ही विशाल कंपनी थी। ठीक है, जो ब्रिटेन की कंपनी थी। ठीक है, और इसका जो गठन है वो कब हुआ था? इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वह 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुआ था, और इसका गठन किसने किया था? सर जॉन वॉट्स ने किया था। ठीक है, तो इसको कुछ चीजें हैं जो बोर्ड में नहीं लिखी, उनको थोड़ा सा नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी होती है। ठीक है, और ये एक ऐसी कंपनी थी, बहुत ही आप समझ लीजिए कि सिर्फ भारत में इसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 2.5 लाख हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम देते हैं आज की डेट में या कि कोई भी भर्तियां आती हैं, उसी प्रकार से उसमें भी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती होने के लिए लोगों को बहुत ही बड़ी मतलब मशक्कत करनी पड़ती थी। ऐसे ही सिलेक्शन उसमें नहीं हो जाता था, हालांकि एग्जाम नहीं होता था उसमें। उसमें क्या होता था? सिफारिश की जाती थी अधिकारियों के द्वारा, जो जितनी अच्छी जिसकी सिफारिश कर देगा, यानी कि जान पहचान के आधार पर उसमें भर्ती की जाती थी। ठीक है, तो आज के जमाने में यानी कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसकी तुलना सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से की जा सकती है। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्तमान में जो मालिक हैं वह इंडियन ही हैं। ठीक है, एक मुंबई के जो बिजनेसमैन है उनका नाम है संजीव मेहता। ठीक है, तो उन्होंने सन 2005 या 6 में इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया है। वो जो जगह है वहां लंदन में जहां पे इसका मुख्यालय हुआ करता था, ठीक है, उसी को खरीद लिया है। और उस पर अब उन्होंने क्या बना लिया है? उस पर उन्होंने फूड एजेंसी बना ली है ना, यानी खाने पीने की सामान की विक्रेता, और बहुत ही लग्जरी चीजें वहां पर बनती हैं, और है ना, खाने पीने की सामान जो होते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, अभी वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर 100 प्रकार की तो सिर्फ टी बिकती हैं। सोचिए 100 टाइप की चाय, सोचिए कितनी लग्जरी होगी, कितना वो किया होगा उन्होंने, है ना। तो उनसे जब पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत में शासन किया इतने वर्षों तक, है ना, भारत में इतने वर्षों तक शासन किया, और आप आज उसके स्वयं मालिक हैं, तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? तो उनका कहना था कि मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि जिस कंपनी ने हमारे पूरे देश में लोगों को परेशान किया, प्रताड़ित किया, और आज मैं उसका मालिक बन बैठा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों का बस होता है कि व्यापारिक लाभ कमाना और कुछ नहीं, है ना, लेकिन उन्होंने उसी कंपनी को खरीद लिया जिस कंपनी ने भारत में राज किया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, वर्तमान में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने सिलेबस में आते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो गई। ठीक है, तो बहुत ही विशाल कंपनी हुआ करती थी ये, और बहुत ही प्रसिद्ध थी। ठीक है, अब आइए आते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कंपनी का शासन भारत में कितने वर्षों तक था? कंपनी का जो शासन था भारत में 1773 से 1858 ईस्वी तक था। ठीक है, 1773 से 1858 ईस्वी तक था। तो कंपनी का शासन था पहले। तो कंपनी का शासन जब था, तो कुछ चीजें और बता देता हूं कंपनी के बारे में। कंपनी 1773 तक आते आते क्या हुआ था
कि कंपनी में भ्रष्टाचार वगैरह ज्यादा बढ़ गया था। यानी कि वहां के जो निजी अधिकारी थे, निजी अधिकारी मतलब जो अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, वो आप अपना निजी व्यापारिक लाभ कमाने के लिए दुरुपयोग करते थे अपने अधिकारों का, जिससे क्या हो गया, कंपनी का खर्च बढ़ता गया। अब जब कंपनी का खर्च बढ़ता गया तो इतना हद तक बढ़ गया कि कंपनी को अब फंड की आवश्यकता थी। अब जब कंपनी को फंड की आवश्यकता थी तो क्या था कि ब्रिटेन की सरकार से, जो वहां ब्रिटेन में सरकार हुआ करती थी, ठीक है, तो ब्रिटेन की सरकार से इनको फंड की आवश्यकता थी। तो उसी ने, यानी कि ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने क्या किया, कंपनी पर रेगुलेट करने के लिए, यानी कि कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कुछ एक्ट निकाले, ठीक है, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यानी कि ईस्ट इंडिया, ध्यान से समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कुछ एक्ट निकाले, ठीक है, जैसे कि ये विभिन्न प्रकार के एक्ट है, और इसमें उनकी शक्तियों को धीरे धीरे क्या करती गई, कम करती गई, ठीक है। इस प्रकार से कंपनी का जो शासन था 1773 से कम होते होते, ध्यान दीजिएगा, 1773 से कम होते होते, यानी कि नियंत्रित होते होते 1858 तक समाप्त हो गया पूरी तरह से, ठीक है। तो कंपनी का शासन 1773 से समाप्त होते होते, समाप्त कौन कर रहा था, ब्रिटेन की सरकार वहां से, है ना, तरह तरह के अधिनियम लाकर उन पर क्या कर रही थी, नियंत्रण कर रही थी कि अब आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आगे चीजें हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब 1858 के बाद किसका शासन आ जाता है, ब्रिटेन की सरकार का, यानी ब्रिटिश सरकार का शासन सीधे वो अपने हाथों में ले लेती है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ठीक है। तो पहला जो अधिनियम था, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो अधिनियम होता है वो एक संविधान का ही एक छोटा सा रूप होता है, ठीक है। जैसे कि जो हमारा भारत का संविधान है वो 1935 के अधिनियम से ही बहुत चीजें उसमें ली गई हैं, करीब 250 से ज्यादा अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, करीब 250 से ज्यादा अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए, या तो उनको संशोधित कर या तो उसी रूप में ले लिया गया है। जैसे कि हमारा पूरा प्रशासन है, ठीक है, ये जो प्रशासन जो चलता है वो पूरा कहां से लिया गया है, वो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। तो अगर कोई भी अधिनियम होता है, ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो फिर वीडियो को पॉज करके फिर से ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें तो नहीं लिखी है, कुछ चीजें कहानी के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, क्यों, ताकि आप उसको अपने दिमाग में सही तरीके से सेट कर सकें, ठीक है। तो कहां बात चल रही थी, ठीक है। तो 1773 का पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो जब कंपनी का खर्च बढ़ता गया, अब कंपनी को फंड की आवश्यकता थी, तो ब्रिटेन सरकार से उसने मांग की। अब ब्रिटेन की सरकार को यही अच्छा लाभ था कि अब हमसे ये फंड मांग रही है, अब इसी के बहाने हम इस पर क्या करते हैं, रेगुलेट करने के लिए, यानी कि इसको नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम ला देते हैं, जिसके अधीन कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने की। वो व्यवस्थाएं निम्नलिखित है। तो 1773 का रेगुलेटिंग है, इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि ये रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, कंपनी पर रेगुलेट, नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रणकारी एक्ट, ठीक है, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो क्या क्या चेंज हुए इसमें, क्या क्या बदलाव आए, उनको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा बीच में इसको पॉज करना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, क्योंकि मैं बता रहा था, मुझे ध्यान आ गया कि क्या बता रहा हूं, ठीक है, आइए ध्यान आ जाएगा तो बता दूंगा, नई चीजें भी है कुछ, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बदलाव हुए उनको ध्यान से जरा देखिए, ठीक है। तो इसमें बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर होता था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसकी सहायता के लिए, और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी सदस्यों की स्थापना की गई, ठीक है, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। इसमें 4 सदस्य होते थे, ठीक है। अब इन 4 सदस्यों में से एक होता था जिसका नाम था
कमांडर इन चीफ, ठीक है। चलिए आगे आएगा तो मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है, ये पहला बदलाव था। इस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को, मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। पहले ये दोनों अलग अलग होते थे, फिर उसी के अधीन कर दिया गया, ठीक है। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ये बदलाव हुए, ठीक है। अगला बदलाव क्या होता है, कलकत्ता में, उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। तो कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, ठीक है। जो इनके मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनके नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट्स में आप बताइएगा, वरना मैं तो बताऊंगा ही फिर, तो कुछ आप लोग भी देखिएगा उसको, है ना, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने में प्रतिबंध लगा दिया गया। मैंने बताया था आपको कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो निजी व्यापार ज्यादा कर रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हो रहा था, नुकसान ज्यादा हो रहा था, है ना। यानी कि वो कंपनी के लाभ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो निजी लाभ पर ध्यान दे रहे थे। तो इसीलिए रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इसमें अलग अलग प्रावधान बनाए गए, जिनमें से एक प्रावधान ये था कि इसमें निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। वो रिश्वत भी लेते थे भारतीयों से, ठीक है, तो इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, ठीक है, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से नियंत्रण किया गया, किस पर, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1773 में इतने बदलाव हुए, ठीक है। अब आता है 1781 का संशोधित अधिनियम, यानी कि संशोधन अधिनियम, ठीक है। 1781 का संशोधन अधिनियम, कुछ चीजें हैं लास्ट में मैं बता दूंगा, कुछ नई नई चीजें हैं जो मुझे अभी नहीं ध्यान आ रही, लास्ट तक में आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 1781 का संशोधन अधिनियम, अब 1773 की कमियों को पूरा करने के लिए 1781 में एक अधिनियम लाया जाता है, जिसका नाम होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि इसको हिंदी में बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है, ठीक है। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें भी कुछ बदलाव हुए होंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए। इस अधिनियम 1781 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल यानी कि कंपनी में जितने भी अधिकारी थे या जितने भी कर्मचारी थे, इसको अपनी भाषा में समझिए जरा, कि कंपनी में जो अधिकारी थे उनको क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए कि जिस काम को, जैसे वो कोई निर्णय देते थे, यानी कि कोई भी कार्य करते थे, ठीक है, जैसे कि पुलिस वाले हो गए उस समय के, ठीक है, यानी कि वो जो एक्शन लेते थे उनके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए आप एक पुलिस के पद पर कार्यरत है, किसी भी, है ना, पुलिस प्रशासन के पद पर कार्यरत है, तो अब आपको एक कार्य दे दिया जाए कि आपको ये कार्य करना है, ठीक है। अब आपने वो कार्य किया, ठीक है, तो उस कार्य के खिलाफ क्या होता था, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। तो यही इसका मतलब था कि आप जिस कार्य के लिए चुने गए हैं, अगर आपने वो कार्य किया है तो उस कार्य के लिए आपके खिलाफ कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसी प्रकार गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, ठीक है, यही इसका मतलब है। अगला है
राजस्व संबंधी मामलों में। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस अधिनियम में कितने कार्यकारी सदस्य थे। इस अधिनियम में एक गवर्नर जनरल होता था और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद होती थी। ठीक है, 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद। अब इसमें 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद को 1781 के संशोधन अधिनियम में, ध्यान दीजिएगा 1781 के संशोधन अधिनियम में क्या किया जाता है, 4 सदस्यों को 3 सदस्य यानी कि 1 सदस्य कम कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक गवर्नर जनरल और उसके सहायता के लिए 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद हो जाती है। ठीक है, वहां पर 4 थे और यहाँ पर 3 लोग। ठीक है, सारी चीजों को लिखते जाइए जितने भी एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, अगला राजस्व संबंधी राजस्व, इस अधिनियम में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रख दिया गया है ना। ठीक है, यानी कि टैक्स लेने से संबंधित, राजस्व वसूली से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उसको क्या कर दिया गया, उसको सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर रख दिया गया। ठीक है, ये तो समझते हैं सभी, राजस्व वसूली के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, फिर अगला, कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अब कलकत्ता के जितने भी निवासी थे उनको क्या किया गया, उनको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रखा गया कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कहां जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, और इस अधिनियम के उसमें एक और बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट यानी कि हिंदू मुस्लिम होते थे अधिकतर उस समय में, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के हिसाब से हिंदुओं को डील करेगा, यानी कि हिंदू की जो प्रथाएं थी, हिंदू के जो नियम थे हिंदुओं के, और मुस्लिमों की जो प्रथाएं थी, यानी कि जैसे कि कुरान, तो कुरान में जो चीजें लिखी हैं या हिंदू ग्रंथों में जो चीजें लिखी हैं, तो उसके अनुसार से अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उनमें निर्णय देगा। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अलग से वो नहीं होगा, इन्हीं के लोगों की, जैसे हिंदू का कोई केस आता है तो उसको उसके हिसाब से डील करेगा। ठीक है, जो उसके ग्रंथों में उसके नियम है, और मुस्लिम का अगर कोई केस आता है, ध्यान समझिए बिल्कुल अपनी भाषा में, है ना, आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, और अगर मुस्लिम का कोई केस आता है अगर मुस्लिम का कोई केस आता है तो उसको मुस्लिम के प्रथाओं के अनुसार क्या होगा, उसका निर्णय होगा। ठीक है, चलिए सुनवाई होगी। आगे बात करते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय न्यायालयों की अपील, प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय के में। ठीक है, तो इसमें यह भी एक उपबंध बनाया गया कि प्रांतीय न्यायालयों, ठीक है, प्रांतीय न्यायालय तो समझते होंगे, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा प्रांतीय न्यायालय। ठीक है, तो प्रांतीय न्यायालयों की अपील को गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर की जा सकती थी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनको। अगला है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल के लिए नियम बनाने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय तथा काउंसिल के लिए नियम बनाने का अधिकार मिल गया। किस अधिनियम के अंतर्गत, 1781 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 अधिनियम, यानी कि कंपनी पर ब्रिटिश सरकार नियंत्रित करने के लिए 2 अधिनियम ला चुकी थी। अब इसमें कुछ चीजें बदलाव हुई, इन चीजों को, बदलाव को एक कहानी के रूप में आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, तो अब आगे अगला अधिनियम पढ़ते हैं, फिर से वही इनकी कमियों को पूरा करने के लिए। अब क्या बोलेंगे, देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या लाया गया, 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। ठीक है, अब संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भी कुछ कमियां रह गई, तो अब इन कमियों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। सन 1784 में क्या लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। अब इन महत्वपूर्ण बदलावों को देखिए इधर। तो पहला है, इस अधिनियम यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक कार्य अलग कर दिया गया और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ और व्यापारिक
मामलों के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल अलग अलग बनाए गए। यानी कि व्यापारिक कार्यों को कौन देखता था? निदेशक मंडल देखती थी, और राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण बोर्ड देखता था। ठीक है, तो इन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, व्यापारिक कार्य अलग, राजनीतिक कार्य अलग, यानी कि द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, राजनीतिक कार्यों को अलग और व्यापारिक कार्यों को अलग। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि व्यापारिक कार्यों के लिए किसका गठन किया गया? तो निदेशक मंडल का, राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसे पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को, इसमें पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार यह कहा गया कि कंपनी के अधीन जो जो क्षेत्र थे उनको क्या कहा गया? उनको ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, और क्यों महत्वपूर्ण था? ब्रिटिश सरकार, क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन और कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान हो गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन पर लगभग पूरी तरह से नियंत्रण प्रदान हो गया था। कब? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, अगला अधिनियम सन 1786 का अधिनियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारी चीजें, एक बार मैं फिर लास्ट में बता दूंगा जो जो मेन चीजें होंगी। ठीक है, तो इस पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के अंदर के बाद क्या आया? 1786 का अधिनियम आया। ठीक है, अब इस अधिनियम में क्या किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये क्या करता है? दो शर्तें रखता है। अब ये दो शर्तें किसके सामने? ठीक है, तो ये दो शर्तें रखता है। अब ये दो शर्तें क्या थी? दो शर्तें क्या थी? विशेष मामलों, यानी कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष दो शर्तें रखता है। कौन कौन सी दो शर्तें होती हैं? कि विशेष मामलों में अपनी काउंसिल को अभिभावी करने या न मानने का अधिकार उसे होगा। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिए, ये शर्त कौन रख रहा है? कॉर्नवालिस। किसके सामने? ब्रिटिश सरकार के सामने। क्या कह रहा है? कि विशेष मामलों में अपनी काउंसिल को अभिभावी करने या उसकी बातों को न मानने का अधिकार इसे होगा। तभी वो क्या होगा? तभी वो गवर्नर जनरल के पद पर बैठेगा। ठीक है, दूसरी शर्त उसने रखी कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाएगा। ठीक है, तो कमांडर इन चीफ यही है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक गवर्नर जनरल होता था तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद होती थी। अब 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में क्या होता था? एक कमांडर इन चीफ होता था, बाकी 3 उसके सदस्य होते थे। ठीक है, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर कितने कर दिए गए? 3 कर दिए गए। ठीक है, अब 3 से यहाँ क्या किया गया? यहाँ पर एक, ठीक है, एक पद तो इसने ही ले लिया। अब इसकी शर्तों को क्या किया जाता है? मान लिया जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये दो शर्तें रखी, उसकी शर्तों को मान लिया जाता है, यानी कि उसको कमांडर इन चीफ का पद भी दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए, बस 1986 के अधिनियम में कुछ खास नहीं था, बस कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के पद पर बैठा दिया जाता है और उसने दो शर्तें रखती हैं, मतलब वो दो शर्तें रखता है और उन दो शर्तों को ब्रिटिश सरकार मान लेती है। ठीक है, और वो गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक है, बस इतना ही होता है इसमें। फिर अगला अधिनियम है सन 1793 का चार्टर कानून। ठीक है, 1700, बस ये अलग अलग कमियों को पूरा करने के लिए एक एक अधिनियम लाते गए और इन अलग अलग अधिनियमों क्या होता गया कि कंपनी का जो शासन था, ठीक है, उसको नियंत्रित किया गया, धीरे धीरे उसको नियंत्रित किया गया और 1858 आते आते और 1858 आते आते क्या कर लिया जाता है कि पूरी तरह से इसके प्रशासन को खत्म कर दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार सीधे भारत का शासन अपने हाथों में ले लेती। ठीक है, तो ये अलग अलग संशोधन अधिनियम है। अब अगला देखिए,
1793 का चार्टर कानून, 1793 का चार्टर कानून। अब देखिए इसमें भी कुछ अलग चीजें की गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत भारत में व्यापार पर एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका क्या मतलब है? भारत पर एकाधिकार, भारत पर व्यापार के एकाधिकार को, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि 1793 के चार्टर कानून में यह कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, 1793 के चार्टर कानून में यह कहा गया कि भारत पर अब 20 वर्षों के लिए सिर्फ कंपनी व्यापार करेगी और उसके बाद अन्य व्यापारियों के लिए भी खोल दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत में अगले 20 वर्षों तक कंपनी के लोग ही व्यापार कर सकते हैं और उसके बाद अन्य व्यापारियों के लिए भी भारत के बाजार को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। यानी कि अन्य अंग्रेजों के लिए भी, अन्य व्यापारी भी जो थे, अभी तक तो सिर्फ कंपनी के लोग ही व्यापार कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अगले 20 वर्षों तक इस व्यापार को बढ़ा दिया गया और उस 20 वर्षों के बाद फिर दूसरे व्यापारी भी जो कंपनी के अधीन नहीं थे वो भी व्यापार कर सकेंगे, ठीक है। तो भारत में व्यापार पर एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान से समझिएगा एक शब्द। अगला है, गवर्नर जनरल को अधीनस्थ मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की गई, ठीक है। तो वहां पर आपने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई के गवर्नर, ठीक है, उसके अधीन हो गए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के। अब इसमें क्या किया गया, इसमें इन शक्तियों के, यानी कि मद्रास और बंबई, ठीक है, कि शक्तियों को और ज्यादा गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यानी कि सीधी सी बात, इसमें गवर्नर जनरल की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक है। बाकी चीजें मत याद रखिए, ये हूबहू जरूरी नहीं कि उतना ही उसी तरह लिखना है, ठीक है। अपने दिमाग में बस बैठाइए कि क्या किया गया इसमें किया गया कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, ठीक है, पूरी तरह से। तो यही था, गवर्नर जनरल को अधीनस्थ मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां और प्रदान कर दी गई है ना, और अधिक उसमें शासन कर सकता था अच्छे प्रकार से, ठीक है। अंतिम है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का तथा उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा, ठीक है। जिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, किसके लिए? कंपनी को देखने के लिए, है ना, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए। तो जिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, उसके सदस्यों तथा उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। समझिएगा, ये 1793 के चार्टर कानून की सबसे बुरी चीज थी, ठीक है। और इसी कारण क्या हुआ था, भारत का जो विभाग है और भारत को आर्थिक रूप से बहुत हानि हुई थी, ठीक है, क्योंकि इसमें भाई उनको दे दिया गया, पहले उनको कहां से आता था, उनकी सैलरी कहां से आती थी, उनकी ब्रिटिश सरकार से सैलरी आती थी, ठीक है, या कि कंपनी के द्वारा। लेकिन अब क्या किया गया, अब सीधे क्या कर दिया गया कि भारत के द्वारा ही इनको सैलरी दी जाएगी। अब ये सिलसिला कब तक चला? ये सिलसिला चला सन 1919 के अधिनियम तक। सोचिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, 1793 से स्टार्ट किया गया और कब तक किया गया? 1919 के अधिनियम तक ये मतलब चलता रहा। यानी कि भारत से इनको फंड मिलता रहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को, ठीक है। तो ये हो गया आज की क्लास, ठीक है। इसमें आपने बहुत सारे एक्ट पढ़े, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, तो उसके बाद 1786 का अधिनियम, तो उसके बाद 1793 का अधिनियम, ठीक है। अब उसके बाद जो भी अधिनियम बचे हम उसको अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। और कोई सवाल हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई भी सवाल हो इससे संबंधित तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें, ठीक है, वो अगली क्लास में अपन बात करेंगे, ठीक है, जो भी नई चीजें हैं।